ए आएगा, ए आ जाएगा बेटा। लेकिन आपको बेटा मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपके पास 12 डेज हैं। ये मत सोचें कि 19th को पेपर है। 19th को बिल्कुल पेपर है, पेपर 4, लेकिन उससे पहले आप लोगों के और पेपर्स हैं ना। 16 को पेपर 4 फिजिक्स है, 15 को बायो का पेपर 5 है, 14 को S1 A2 है, फिर बेटा 13 को P4 बायो का है। फिर उससे पहले आपका 9th को क्या है भाई, 9th को आपका भी कोई पेपर है बेटा। मुझे समझ यहाँ से ही नजर नहीं आ रहा 9th को किस चीज का है। पेपर 4 है 9th को। 9th को तो पेपर 4 है, और एक छुट्टी है उससे पहले। तो देखिए ना, 7th को आपका मैथ्स है, 6th को जिन बच्चों का कॉम्पोजिट है उनका प्रैक्टिकल है। तो आप ये समझ लिया आपके पास 5th मई तक चांस है बच्चों, 5th मई तक। तो 5th मई तक आप हर रोज एक एक पेपर करें, तो इनशाला इनशाला बात बन जाएगी, ठीक है। हर रोज अभी भी एक पेपर करेंगे तो आपके 12-13 पेपर हो जाएंगे, और पेपर 4 अलहदा, पेपर 5 अलहदा कीजिएगा बच्चों। चले अब स्टार्ट करते हैं हमारा बेटा आज का जो। और मैंने दूसरी बात ये बताई है कि मैंने 2024 के जो पेपर किए हुए हैं, कोशिश करूंगा बेटा आज ही उसको अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पर, ताकि पेपर 5 जो 2024 फरवरी मार्च अक्टूबर नवंबर मई जून, वो तीनों की रिकॉर्डिंग्स लगा दूंगा, वो आप सुन लें। बाकी हम 2022 के और 2023 के कर लेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ बच्चों। आज मैं आपको फिर बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे, ठीक है, वो मैं फिर बताता हूं आपको। अब देखो, अ स्टूडेंट प्लान्स एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड अ वैल्यू फॉर द मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट रूम कंडीशन। मोलर वॉल्यूम बेटा वही होता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट आरटीपी, ठीक है। मोलर वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट आरटीपी। अच्छा, वो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। बेटा ये मैग्नीशियम और HCl का रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 बन रहा है। द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स: अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl, a water trough, side arm conical flask, a 250 cubic centimeter measuring cylinder with 2 cubic centimeter graduation। अब ये जो बातें बेटा बता रहा है ना, बेटा ये जो आपको बातें बता रहा है, बेटा एक मिनट मेरा वगैरह पे, एक मिनट बेटा मैं जरा अभी मेरी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। बेटा ये जो आप लोगों को बातें बता रहा है कि ये जो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है, इसका मिनिमम वॉल्यूम ये कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बताने की एक रीजन है कि जब वो आपसे पीछे एरर, एट द एंड एरर मांगेगा ना, तो ये लीस्ट काउंट है 2। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो अनसर्टेनिटी आएगी। याद आई बात जिस तरह कल भी डिस्कस की थी। तो वो कह रहा है कि 250 क्यूबिक सेंटीमीटर मेजरिंग सिलेंडर जो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्रेजुएशन है फॉर द कलेक्शन ऑफ गैस, आ 50 क्यूबिक सेंटीमीटर मेजरिंग सिलेंडर जो HCl वगैरह मेजर करने के लिए होगा बच्चों, मेरा ख्याल है। अ बैलेंस दैट मेजर्स आ 2 डेसिमल प्लेस। ये देखो बेटा दोबारा, एक बैलेंस है जो मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है, मतलब 0.01। तो इसका अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, 0.01 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, फिर कह रहा है एक्सेस टू एनी नेसेसरी लेबोरेटरी इक्विपमेंट एक्सेप्ट गैस रेंज। अच्छा, द स्टूडेंट प्लान्स द फॉलोइंग प्रोसीजर: प्रिपेयर द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन फॉर यूज इन एक्सपेरिमेंट। ये क्या बात हुई भाई, मैग्नीशियम रिबन के पीस को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने का यही मतलब होगा कि आप बेटा उसकी अगर लेंथ वगैरह देख लें कितनी है, और उसका आप मैस फाइंड आउट कर लें। और बाज दफा बेटा ऐसे होता है कि मैग्नीशियम, जिस तरह एल्यूमिनियम होता है ना, उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, तो मैग्नीशियम रिबन पर भी कोटिंग आ जाती है। तो आप उसको सैंड पेपर से रब भी कर लें, ताकि अगर कोई ऑक्साइड वगैरह की कोटिंग हो तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। प्रिपेयर का यही मतलब समझ आ रहा है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा तो बेटा यही मतलब आप वहां लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर अगर ऑक्साइड की कोटिंग है तो उसको सैंड पेपर से रब करें, उसका मैस वगैरह फाइंड आउट कर लें, बाज दफा लेंथ भी देखते हैं। अच्छा, प्रिपेयर 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ HCl एंड पोर इनटू साइड आर्म कोनिकल फ्लास्क। साइड आर्म कोनिकल फ्लास्क इस तरह की होती है बच्चों, ऐसे। इसके साथ में आप फिर कनेक्ट लगाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज के साथ। हुजैफा, मुबारक हो बेटा। हुजैफा कह रहा है मेरा USA का वीजा लग गया। भाई लोगों को तो वहां से निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे आपका वहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए।
क्योंकि मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, वो हर मतलब समर वेकेशन पर आते थे ना पाकिस्तान। इस साल वो नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि सर अगर हम आए तो हमारा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। स्टेप 3, अटैच द कोनिकल फ्लास्क टू अ कलेक्शन सिस्टम फॉर द हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों आपने मुझे ये बताओ, आपने इस रिएक्शन में, क्योंकि Mg और HCl का रिएक्शन हो रहा है बच्चों, तो कोई गैस तो बनेगी ना। बच्चों ये बताओ, क्या ये गैस जो बनेगी इसको कलेक्ट करने के लिए क्या मैं ये गैस सिरिंज यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये बताओ। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वैसे तो हो सकता है, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो बेटा, तो उसने कहा है कि आपने क्या करना है। वाटर ट्रफ लिया हुआ है, मेजरिंग सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है, फॉर द कलेक्शन ऑफ गैस। तो कलेक्शन ऑफ गैस के लिए बेटा आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया हुआ है, सिरिंज वगैरह यूज नहीं करनी, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपको मेजरिंग सिलेंडर लेना पड़ेगा। प्लेस द मैग्नीशियम रिबन इन द कॉनिकल फ्लास्क, स्टॉपर द फ्लास्क, वेट अंटिल द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस collected is constant, wait for additional 2 minutes, then measure and record the final volume of the gas collected। यहाँ कह रहे हैं complete the figure 1.1 to show the how the apparatus should be assembled for the collection। और बेटा लेबल भी करना है आपने, लेबल भी करना है बच्चों को। वाटर ट्रफ क्या होता है अभी बताता हूँ बेटा। वाटर ट्रफ वो एक जो आपका बड़ा सा एक ट्रफ होगा, एक बड़ा सा बाउल आप ले लें, उसके अंदर आपने वाटर डालना है बेटा, ठीक है जी। बेटा आप गैस सिलिंडर नहीं यूज करेंगे ना, गैस सिलिंडर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। गैस सिलिंडर बेटा यूज नहीं करनी, उसने आपको कहा हुआ है कि आप गैस, और आप इन्वर्टेड, आप बेटा इन्वर्टेड मैग्नेटिक सिलेंडर यूज करेंगे। तो उसकी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। यहां पर आप ले लो बेटा वाटर ट्रफ इस तरह का, इसमें ये वाटर ट्रफ है, ठीक है। और देखिएगा, ये आप स्कूल में जो लैब वाले होते हैं ना बेटा, ये इस तरह खुद बना लेते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये ट्रफ ये जो है ना, ये डिलीवरी ट्यूब इस तरह की वो खुद बना लेते हैं, आसान सा होता है, मेल्ट करके इसको। ये सारा वाटर है बेटा। असल में वाटर ऊपर तक होगा, ठीक है बच्चों। असल में जो वाटर होगा ना, ये सारा वाटर ऊपर तक होगा। लेकिन आपको पता है बच्चों के वाटर जब गैस आएगी, ये आपका वाटर है, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर है, ये आपका बेटा डिलीवरी ट्यूब है, ये बेटा आपका कॉर्क है या स्टॉपर है, ये कोनिकल फ्लास्क है। अच्छा बच्चों, असल में तो वाटर सारा होगा ना, लेकिन जैसे जैसे यहां से हाइड्रोजन गैस बनती जाएगी, हाइड्रोजन गैस क्योंकि वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होती बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस वाटर को पुश करती जाएगी डाउनवर्ड। ये जो आपके पास आ रहा है ना बेटा, ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। वाटर इसलिए बेटा जारिफ, वाटर इसलिए है कि असल में ये इस तरह था कि जो मेजरिंग सिलेंडर है ना, सॉरी, ये जो बेटा मेजरिंग सिलेंडर है ये इस तरह था, देखो। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, आपने अगर किया हो ना, ये आपका मेजरिंग सिलेंडर, आप फौरन इसको इस तरह इन्वर्ट करते हैं ताकि वाटर ना रहे। वाटर का लेवल शुरू में फुल होता है बेटा, इस तरह देखो, इस तरह रखा हुआ है ना आप। मैंने तो हवा में बना दिया, हवा में नहीं होता, असल में ऐसे होता है बेटा। तो ये सारा वाटर से फिल हुआ हुआ है जारिफ, जो आप कह रहे हो ना वाटर किस लिए, ये सारा वाटर से फिल हुआ हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे गैस आती जाएगी वो वाटर को पुश करेगी ना,
तो वाटर डिस्प्लेस होता जाएगा, ऑक्सीजन वाटर को पुश करेगी, और यहां जितना वाटर नीचे जाता जाएगा आपको उतना गैस का वॉल्यूम नहीं पता चलना शुरू हो जाएगा। बताओ जरा। ठीक है बेटा, तो इसलिए वाटर को आपने पहले फुल किया हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता वाटर नीचे जा रहा है, और यहां से वाटर की सरफेस जो है ना बेटा राइज होती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहां से वाटर नीचे पुश हो रहा है। अच्छा, द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन हैज एन ऑक्साइड लेयर। बड़ा कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड लेयर है, तो आपने क्या करना है भाई, आपने क्या करना है कि उस ऑक्साइड लेयर को रिमूव करना होगा। स्टेट हाउ द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन बिफोर इट इज यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। बेटा अगर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आई हुई है तो डेफिनेटली वो HCl से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, फिर तो आपने उसको बेटा रब करना है विद द सैंड पेपर। ठीक है, रब विद सैंड पेपर टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। फिर कह रहा है स्टेट व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपने कितना मैग्नीशियम डाला है HCl में, मतलब उसका मैस पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए बच्चों। हाँ बच्चों, बेटा आपको जो मैग्नीशियम रिबन है उसका मैस पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, मैं कि आपने कितना डाला है, तभी आपको पता चलेगा ना भाई कि गैस कितनी बन रही है। ठीक है ना, तो इसलिए इसलिए बच्चों आपको मैस ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो है ना वो पता होना चाहिए। करना क्या चाहते हो भाई, आप गैस का वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देखें, शो बाय कैलकुलेशन। तो बेटा मैं भी आप लोगों के क्वेश्चन नहीं सुन रहा, पहले आप लोग ये क्वेश्चन पूरा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं देखूंगा अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, अनम्यूट कर दूंगा, लेकिन पहले बेटा आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे अभी। Show by calculation that a volume of 30 cubic centimeter of 0.5 mole per cubic decimeter HCl is enough to react with 0.16 gram of magnesium ribbon। बच्चों वो ये कह रहे हैं कि आप ये शो करके दिखाएं कि जो आपका HCl है वो एक्सेस में है, NF टू रिएक्ट। तो पहला काम ये करो बच्चों, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकालो। मोल ऑफ मैग्नीशियम, मैस कितना है 0.16। बेटा मैग्नीशियम का AR कितना है, रिलेटिव एटॉमिक मैस, तो मैग्नीशियम का बच्चों जो AR है वो है 24.3। ठीक है, तो 0.16 डिवाइडेड बाय 24.3 आपके पास मोल्स आएंगे बेटा 0.00658 मोल्स। ये मैग्नीशियम के मोल्स आ गए। ठीक है, अब बेटा ये बताओ कि HCl के मोल कितने होने चाहिए जी, HCl के मोल कितने होने चाहिए। बेटा अजान हो लेने दें, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो आपके पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आ गए हैं, HCl के मोल उसके डबल होने चाहिए, तो मोल्स ऑफ HCl नीडेड 2 टाइम्स 0.00658। तो ये क्या आ रहा है बेटा आपके पास आंसर, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स 0.00658, ये आ रहा है बेटा आपके पास 0.01316। एक तरीका तो ये है बेटा, एक तरीका आपको बताता हूं वो ये है कि आप इस तरह करो, यहां से इसके मोल निकाल लो HCl के मोल निकाल लो, और इन मोल से देख लो क्या इतने हैं या इससे ज्यादा है। समझ आ रही है ये बात, मैं ये कह रहा हूं आपने ये यही प्रूफ करना है ना कि HCl इज इन एक्सेस। इतने मोल होने चाहिए HCl के फॉर कंप्लीट रिएक्शन 0.01316। लेकिन बेटा अगर आप इसके मोल निकाल कर देख लो, क्या 0.01316 आ रहे हैं, इससे ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं तो आप शो कर देंगे, लेकिन एक और तरीका भी है वो जरा देखते हैं बेटा, एक और तरीका भी देखते हैं। ठीक है बेटा, बाद में आप उसको बेशक माइनस करके बता दें कितना ज्यादा है, ठीक है। एक और तरीका देखो बच्चों, मैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आपको बताता हूं, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम।
एक तो बहुत कॉमन है ना, जो आप लोग ओ लेवल से करते आ रहे हैं, वो ठीक है, हम वॉल्यूम के लिहाज से करते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर आप ये इसका देखो रेशो बेटा, इसकी कंसंट्रेशन देखो बस, कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में HCl के कितने मोल आ रहे हैं भाई? 0.5 मोल्स। ये बात जरा समझना बेटा। कंसंट्रेशन आपको ये बता रही है बच्चों कि 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये जरा समझिएगा कि 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.5 मोल्स हैं। मतलब ये है इसका कि 0.5 मोल्स अगर हैं तो उसके लिए वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1000। तो भाई अगर इतने मोल्स हैं, इतने 0.01316, तो इसके लिए कितना वॉल्यूम होना चाहिए? 0.5 के लिए इतना है तो 0.01316 के लिए कितना होना चाहिए? तो x इज इक्वल टू 1000 टाइम्स 0.01316 डिवाइडेड बाय 0.5। बच्चों आप जरा इसका आंसर निकालिएगा। 1000 टाइम्स 0.01316 डिवाइडेड बाय 0.5, ये बेटा आ रहा है 26.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको फॉर कंप्लीट रिएक्शन कितना वॉल्यूम HCl का लेना चाहिए था? 26.3। और आपने कितना लिया हुआ है बच्चों? 30 लिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपने एक्सेस में लिया हुआ है ना। तो ये दूसरा वे है। आप मार्क्स स्कीम देखेंगे, उसमें दो मेथड्स हैं। पहला वाला मेथड बिल्कुल सिंपल सा है, वो मैंने इसलिए वो उससे नहीं करवाया। दूसरा वाला बेटा इसलिए बताया कि आप इस तरीके से भी उसको प्रूव करके दे सकते हैं। अच्छा बच्चों अब आ जाओ, why it is not necessary to use a burette to measure 30 cubic centimeter of 0.5 mole per cubic decimeter HCl? बेटा अब ये बताओ, बेटा अब ये बताओ कि आपने HCl को मेजर करने के लिए HCl कितना चाहिए था बच्चों? अगर आप एग्जैक्ट वॉल्यूम यूज करते 26.30, लेकिन आपने तो 30 लिया, मतलब आपने एक्सेस में लिया हुआ है। जो चीज एक्सेस में है उसके लिए ब्यूरेट लेने की जरूरत नहीं है। ब्यूरेट तो वहां लिया जाता है जहां पर आप बिल्कुल एक्यूरेट वॉल्यूम बेटा मेजर कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूरेट वॉल्यूम तो है नहीं, आपने एसिड एक्सेस में लिया हुआ है, इसलिए आपको फिर ब्यूरेट लेने की जरूरत नहीं है। ब्यूरेट उस वक्त लेते अगर एग्जामिनर आपको कहता कि आपने 26.30 वॉल्यूम ऐड करना है, देन आप पिपेट भी नहीं ले सकते थे, ब्यूरेट ही लेना था, क्योंकि बेटा पिपेट के अंदर 26.3 या 26 तो आप मेजर नहीं कर सकते, वहां तो एक फिक्स वॉल्यूम होता है बस। एसिड इज इन एक्सेस। The student waits for 2 minutes before taking a reading of the volume. Suggest why the student waits for 2 minutes before measuring the volume of gas in step 7. बच्चों जरा स्टेप 7 पर आओ। कह रहा था कि स्टॉपर लगा दिया फ्लास्क को, वेट करें अंटिल द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कलेक्टेड इज कांस्टेंट, वेट फॉर एडिशनल 2 मिनट। बच्चों यहां पर ना आपके पास गैस आ गई, ये जो येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, लेकिन उसने कहा कि इस गैस को कुलेक्ट करने से पहले 2 मिनट और वेट करें। बच्चों उसकी रीजन ये हो सकती है, आपको पता है कि जो एसिड और मेटल के रिएक्शन होते हैं एक्सो होते हैं या एंडो होते हैं? एसिड और मेटल के रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो अब होगा ये बच्चों कि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा अभी, ये मे बी 35 डिग्री पर हो। तो 35 डिग्री पर गैस का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए भाई? 35 डिग्री पर तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते जाएंगे। तो इसलिए आपने तो मोलर वॉल्यूम निकालना है रूम टेम्परेचर पर, तो इसलिए वो कह रहा है कि एडिशनल 2 मिनट वेट करें ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आप बेटा इस गैस का वॉल्यूम मेजर करें ताकि वो एक्यूरेट वॉल्यूम आए। ठीक है बच्चों? तो लिख दिया बेटा इसमें, टू मेक श्योर दैट गैस इज एट रूम टेम्परेचर। अच्छा बेटा दी कह रहे हैं स्टूडेंट कलेक्ट्स 146 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। 25 डिग्री बेटा। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन कलेक्टिंग द हाइड्रोजन गैस, शो योर वर्किंग। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जिस तरह हमने कल कहा था कि भाई ने कहा था भाई कि सारी बातें जरा सुनो।
मैंने कहा था ब्यूरिट में लीस्ट काउंट कितना होता है, मिनिमम कितना वॉल्यूम मेजर करते हैं, आपने कहा 0.1। तो मैंने कहा बच्चों जब भी परसेंटेज एरर निकालना है, अनसर्टिनिटी निकालनी है, जो लीस्ट काउंट होगा 0.1 उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या आ जाएगा 0.05। फिर मैंने ये कहा बच्चों कि जब आप ब्यूरेट यूज करते हो तो आप दो दफा रीडिंग लेते हो, एक इनिशियल रीडिंग एक फाइनल रीडिंग, दो दफा अनसर्टेनिटी दो दफा एरर के चांसेस हैं। तो 0.05 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो और डिवाइडेड बाय जितना वॉल्यूम यूज किया है ब्यूरेट से उसको लिखो इनटू 100। यहां पर मुझे ये बताओ बच्चों, आपने जो गैस का वॉल्यूम मेजर किया है उसमें दो रीडिंग्स ली हैं, एक रीडिंग्स ली है, एक रीडिंग ली है या दो रीडिंग्स ली है बच्चों बताओ? वन। क्योंकि बच्चों ये तो कोई रीडिंग नहीं होगी ना, इधर बस आपने ये वाली रीडिंग ली है भाई, ये वाली रीडिंग आपने ली है, तो एक रीडिंग आपने ली है बस, है ना, एक रीडिंग आपने ली है। तो लिहाजा और दूसरा बेटा आपको पता है कि इस मेजरिंग सिलेंडर का जो लीस्ट काउंट है वो 2 है, तो लीस्ट काउंट जो होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करो और फिर जितनी दफा आपने वो अपरेटस यूज किया है टाइम्स करो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो परसेंटेज एरर बेटा निकालना है, देखो मैं यहां फिर लिख देता हूं बेटा, जो अनसर्टेनिटी है इज द हाफ ऑफ द smallest division of your measuring apparatus, measuring apparatus। अब ये जो मेजरिंग सिलेंडर है, दिस मेजरिंग सिलेंडर has least count of 2 cubic centimeters, so uncertainty will be 2 divided by 2 1 cubic centimeter। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया यहां पर। जी बेटा दिया होगा, मरियम जाहिद दिया होगा। तो परसेंटेज एरर बेटा अब आपने निकालना है 1 into, 1 into, अच्छा ये 1 क्या है, 1 क्या है, ये आपकी अनसर्टिनिटी है, रीडिंग भी एक दफा ली है बच्चों, टोटल वॉल्यूम कितना है 146 इंटू 100। ये दूसरा 1 क्या चीज है, कितनी दफा यूज किए, एक दफा यूज किए। बट आपके पास जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.68। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस यूजिंग द स्टूडेंट रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। बेटा आपने इस एक्सपेरिमेंट से निकालना है मोलर वॉल्यूम। देखो मेरी बात सुनो, आपने ये रिएक्शन किया ना, मैग्नीशियम प्लस 2HCl इट गिव्स MgCl2 प्लस H2, है ना, ये तो एक्सेस में HCl को तो निकालो। अब मोलर वॉल्यूम का मतलब है एक मोल गैस का कितना वॉल्यूम होगा, सॉरी H2O लिख दिया मैंने। बेटा मोलर गैस का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर, ये मतलब है। ठीक है, बेटा इसमें रेशियो जरा ले लो Mg और H2 में। बेटा Mg के मोल कितने निकाले थे जरा आपने बताओ, Mg के मोल ये निकले हुए हैं ना बेटा 0.00658, 0.00658 मोल्स, है ना बच्चों। मैं यहां लिखता हूँ बल्कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम और यहां लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ H2। बच्चों ये देखो, आपने मैग्नीशियम के जो मोल यूज किए वो ये थे 0.00658, और बच्चों जो गैस बनी वो ये थी 146। अब क्या करें, अब क्या करें बेटा, आपने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 0.00658, इतने मोल्स हैं, 146 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस बन रही है,
मोलर वॉल्यूम निकालना है। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल का कितना वॉल्यूम होगा? एक्स होगा बेटा, यहां से एक्स निकाल लो। एक्स इज इक्वल टू 146 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 0.00658। 22188। अच्छा, इसमें देखो हमने एक जो है ना, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ बेटा। अब आप देखोगे ना, आपका आंसर पीछे जो आ रहा होगा वो आएगा 22174 आ रहा है ना। इसकी रीजन आपको ये बताता हूँ। हमने ये जो मोल्स लिए हुए ना बेटा, ये अपनी तरफ से राउंड कर दिए ना। देखो, ये आता है एक मिनट। मैथ्स कितना था मैग्नीशियम का बच्चों? 0.16 ना। 0.16 डिवाइडेड बाय 24.3। अब अगर आप यही पूरा जो मोल की वैल्यू आ रही है ये सारी लेते ना, इसको मैं ले लेता हूँ, एक मिनट। 146 डिवाइडेड बाय, हाँ ये देखा बेटा। आपको बताता हूँ क्या है, क्यों ये हमारा आंसर डेविएट कर गया। ये जो हमने मोल्स निकाले थे ना बेटा मैग्नीशियम के, इसलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन राउंड मत करें। ये जो हमने मोल निकाले थे ना मैग्नीशियम के, मोल ऑफ Mg, वो था 0.16 डिवाइडेड बाय 24.3। इसको अगर आप डिवाइड करते हो बेटो, पता क्या आएगा? 0.00658436213999177। ये सारी वैल्यू यूज करो ना आप, इसकी जगह ये सारी वैल्यू यूज करो, बिल्कुल आपका ये आंसर आएगा। चेक कर लो बेशक, चेक कर लो बच्चों। अगर आप मैथ से करते हो ज्यादा आसान है, मैथ से कर लेता हूँ, मैथ से ज्यादा आसान है, मैथ से ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, क्योंकि वो फिर आपको मोल्स में नहीं जाना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, ये बेटा मैथ्स Mg और ये H2, मैथ से कर लेते। मैथ्स कितना था भाई? देखो पहले आप इक्वेशन को देखोगे, फिर इक्वेशन में देखो, आपके पास इक्वेशन के अंदर ये है ना, 1 मोल Mg है और 1 मोल आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, बट आपने ये बताना है, आपने बच्चों ये बताना है कि 24.3 ग्राम्स अगर मैग्नीशियम होगा तो गैस कितनी बनेगी, ये बताना है ना आपने। 24.3 का मतलब 1 मोल ही तो होता है बच्चों। अच्छा, आपको पता है क्या है? आपको पता है ये कि 0.16 ग्राम अगर होगा ना, तो आपके पास गैस बन रही है 146। चेक कर लो, एक्स निकाल लो, सेम आएगा। एक्स निकाल लो, सेम आएगा आपके पास। तो इस तरह भी कर सकते हो। इस तरह फिर ये होगा कि आप डायरेक्ट इस आंसर तक पहुंच जाओगे। हमने असल में ये जो मोल्स निकाले ना बच्चों, मोल्स, तो मोल्स निकालने में हमने बस 3 वैल्यूज ले ली, 658। तो आपको ड्यूरिंग द कैलकुलेशन तो राउंड नहीं करना ना, पूरी वैल्यू लेनी होती है जो कैलकुलेटर पर आ रही है। तो मैथ से करने से ये फायदा होगा बच्चों, मैथ से करने से ये फायदा होगा कि आप इस तरह की गलती नहीं करोगे। तो जरा करके देख लेते हैं, ये लो बच्चों, के Mg है, या आपके पास H2 है 0.16। अगर आपके पास मैस होगा मैग्नीशियम का गैस 0.16 ग्राम है, तो 146 क्यूबिक सेंटीमीटर बन रही है। अगर 24.3 मतलब 1 मोल, 24.3 का मतलब है 1 मोल, तो एक्स बनेगा। यहां से जरा एक्स निकालो बच्चों, बिल्कुल देखना सही आंसर आएगा। 24.3 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 0.16। अब जरा चेक करना, यही आंसर आना चाहिए आपका बिल्कुल, क्योंकि अब हमने वैल्यूज बिल्कुल वही ली हैं। 24.3 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 0.16, ये देखें ना, 2217.75 क्यूबिक सेंटीमीटर।
बेटा डेविएट कर रहा है ना, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है उमर हनीफ कि हमने अपने मर्जी से ही जो है ना ऊपर मोल्स की जो इतनी लंबी वैल्यू आ रही थी, अपनी मर्जी से हमने जो है ना उसमें से तीन तीन जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चूज किए हैं। आपको तो सारी वैल्यू को लेके आगे चलना चाहिए था ना, ड्यूरिंग दी कैलकुलेशन तो आप राउंड नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। 2.22 टाइम्स लिखकर अगर नहीं बेटा, आप क्या जरूरत है आपको भाई, आप इतना लिखे ना बस प्रॉपर, सही सही आंसर आ रहा है आपका। सर वाई आर दी इक्वल दिस माई क्वेश्चन, वाई इज मैग्नीशियम मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम, क्यों? क्या मैस वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता? ये कौन है भाई ये बच्चा? एक बच्चा कह रहा है आपने इसको रिलेट कैसे कर लिया भाई? तो बच्चों क्यों रिलेट नहीं हो सकता? एम जी है, 2HCl है, और MgCl2 है, और ये H2 है। मैं अगर कहता हूँ ये 1 मोल मैग्नीशियम है इक्वेशन में, और ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, राइट? अच्छा, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? 1 मोल मैग्नीशियम का मैस कितना होता है? 24.3 ग्राम, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या ये रिलेट हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? बताओ जरा, कि 24.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24,000, क्या ये रिलेट हो सकता है नहीं हो सकता? सर 24.3 कहाँ से लिया आपने? ओके बच्चों, जरा मैग्नीशियम का एटॉमिक मास तो देख लो क्या होता है भाई। 24.3, दिस इज द 1 मोल ना भाई, ये 1 मोल होता है ना बेटा। 24.3 इज द AR ऑफ द मैग्नीशियम, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला कह रहे हैं समझा दें, तो बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी में मैंने ये बताया था कि आपका, ये लिखा भी है भाई, क्यों एक्टिव होके नहीं बैठते बच्चों? ये लिखा भी तो हुआ है देखें, कि किसी भी अपरेटस का जो लीस्ट काउंट होगा, जो मिनिमम वॉल्यूम आप मेजर करते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो अनसर्टेनिटी आएगी। ये तो मेरे ख्याल में फिजिक्स में नहीं पढ़ते बेटा इस तरह, मुझे बताएं। फिजिक्स में ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ बच्चों? हाँ, अनसर्टेनिटी निकालना। तो बच्चों ये वही तो बात है, जो लीस्ट काउंट होगा उसको डिवाइड बाय 2 करें, अनसर्टेनिटी आ गई 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बेटा वन वो है। दूसरा वन जो मैंने लिखा है वो इसलिए लिखा है बच्चों, कि आपने मेजरिंग सिलेंडर से जब वॉल्यूम मेजर किया तो कितनी दफा मेजर किया? क्या एक दफा मेजर किया, 2 दफा किया? एक दफा किया ना, आप देखो। बस यहां पर आपने मेजर किया भाई, यहां पर ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं थी, यहां पर आपने मेजर किया बस। एक दफा मेजर किया तो इंटू 1, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जितना था वो किया बेटा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि the student's experimental value for the molar volume of hydrogen gas is lower than the quoted in the table of the important values, constant and standard on page 11. Suggest one experimental weakness that might have led to this outcome. Explain how the method could be improved to overcome the weakness you have noted. Experimental weakness, बच्चों मेरी बात सुनो। गैसेस के केस में, बच्चों गैसेस के केस में सबसे बड़ी वीकनेस क्या हो सकती है, जरा बताओ। गैसेस के केस में सबसे बड़ी वीकनेस ये हो सकती है कि आपने जब एक्सपेरिमेंट किया ना, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देखो ये HCl था, आपने बेटा यहां से Mg अंदर डाला। जैसे आप Mg अंदर डालोगे मैग्नीशियम रिबन, उसके बाद देखो ये Mg डाला, उसके बाद स्टॉपर लगा रहे हो। Mg डालने के बाद और स्टॉपर लगाने के दौरान ये जो टाइम है ना, इसमें आपकी गैस escape कर सकती है ना। आप जितना भी फास्ट हो, इस तरह तो नहीं कर सकते ना कि Mg और स्टॉपर इकट्ठा ही लगाए, ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चों, जितना भी आप फास्ट करें, ठीक है ना। इसलिए देखो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, गैस आपकी स्केप कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये बेटा आप लिखेंगे कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस बिफोर दी conical flask is sealed या स्टॉप। इंप्रूवमेंट क्या है बच्चों, मैं आपको इंप्रूवमेंट ये बताता हूं भाई, बेटा आपको इंप्रूवमेंट ये बताता हूं इसमें।
आप एक स्ट्रिंग लो, इसके अंदर मैग्नीशियम लो लो ऐसे करके, यहाँ बेटा स्टॉपर लगा दो। अब ये HCl आपके पास, अब इनको मिक्स नहीं किया आपने, ये HCl है जी आपके पास, स्टॉपर लगा दिया ना। अब आप बेटा इस स्ट्रिंग को हिलाओ। अब आप इस स्ट्रिंग को जब हिलाओगे तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम उसके अंदर गिर जाएगा ना HCl। अभी देखो दोनों आपने सेपरेट रखे हुए, अभी आपने बच्चों दोनों सेपरेट रखे हुए, ठीक है। इसलिए नहीं बेटा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपने यही लिखना है। आप जो मेथड्स बता रहे हैं ना बात बच्चे, वो एप्लीकेबल नहीं है बेटा, ठीक है ना। आपने यही लिखना होगा। कि अभी बताता हूँ लिखना क्या है, पहले समझ लें कि स्ट्रिंग के साथ बेटा आपने मैग्नीशियम रिबन को रखा हुआ है, और स्ट्रिंग आप जब इसको इस तरह हिलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन गिर जाएगा HCl के अंदर, और स्टॉपर तो लगा हुआ है, तो लिहाजा जो साइड आर्म में आपके पास गैस कलेक्ट हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है ना। तो ये बेटा इसकी इंप्रूवमेंट है। तो आपने बेटा ये लिखना है इसमें, इंश्योर दैट reagents are kept separated within sealed conical flask before starting the reaction। बच्चों ये आपने कहना है कि आपने दोनों रिएक्टेंट्स को अलहदा रखना है कॉनिकल फ्लास्क में, और फिर बेटा आपने उसको हल्का सा स्ट्रिंग को आप खींचेंगे तो वो मैग्नीशियम रिबन उसमें गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि अब जो आप लोग चीजें पूछ रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं है। अच्छा बच्चों अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। अगर आपको याद हो ना, ये मेथड आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, मुझे अच्छी तरीके से याद है भाई। आपकी ओ लेवल्स की बुक में ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है कि आपने स्ट्रिंग के साथ उसको हैंग करना है, फिर आप स्ट्रिंग को इस तरह हिलाएं तो अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन aqueous potassium iodide act as a catalyst फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वस हाइड्रोजन peroxide। ये बेटा हाइड्रोजन peroxide है, H2O2 डिकम्पोज होगा, वाटर में जाएगा, ऑक्सीजन में जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड अगर डालेंगे तो ये बेटा एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक है। A student plans to carry out an investigation to find out the temperature affects the initial rate। जी बेटा सब इनवैलिड होगा, जो आप लोग मुझसे पूछते हैं सिर्फ यही वैलिड होगा जो आपको बताया है, ठीक है, बाकी सारा इनवैलिड होगा, ठीक है ना। A student plans to carry out an investigation to find, और ये यूनिवर्सल मेथड है, ये कोई नया नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ओ लेवल्स की बुक लाकर दिखा देता हूँ कि उसमें ये डायग्राम बनी हुई है भाई, आपकी ओ लेवल्स की बुक, ठीक है ना। तो इतने इसमें हैरान होने की बात नहीं है कि ये कहाँ से नया मेथड आ गया, ये ओ लेवल्स से ये मेथड चला आ रहा है कि आपने इसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ रहा होता था बेसिकली, कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl, कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप उसमें कैसे ऐड करें कि गैस लीक ना हो, स्केप ना हो, तो उसमें ये मेथड वहां पर भी आप अप्लाई करते हैं। A student plans to carry out an investigation to find out the temperature affects the initial rate। आपको पता है ना बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर affects the initial rate of the decomposition of aqueous hydrogen peroxide in the presence of aqueous potassium iodide। बच्चों पोटेशियम आयोडाइड तो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है ना, पोटेशियम आयोडाइड एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा, वाटर में जाएगा और ऑक्सीजन में जाएगा, ठीक है बच्चों। अब the student knows the student knows that the initial rate of the reaction can be measured by timing the production of oxygen। हम्म, सुनो वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करोगे ना, वो कैसे करोगे, वो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन से करोगे, कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन बनी, 2 मिनट में कितनी ऑक्सीजन बनी,
3 मिनट में कितनी ऑक्सीजन बनी। तो स्टूडेंट नोज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय टाइमिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बन रही है ना बेटा, वही सिरिंज वगैरह लगा देगा आखिर में, और सिरिंज में जब ऑक्सीजन गैस बढ़ती जाएगी वहां से रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेगा। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 द स्टूडेंट नोट्स द टेम्परेचर ऑफ H2O2 एंड KI अंडर रूम कंडीशन। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है बेटा वो रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, KI उसने डाला हुआ है, ठीक है ना, के कैटलिस्ट के साथ हो रहा है। तो भाई चेंज क्या कर रहा है, चेंज क्या कर रहा है बच्चों, ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या चीज चेंज कर रहा है इसमें। कैटलिस्ट तो तमाम एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहा है, वो टेम्परेचर चेंज करके देखेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर टाइम नहीं भाई, टेम्परेचर। तो फिर जो पहला एक्सपेरिमेंट किया वो रूम टेम्परेचर पर था। The solutions are mixed in the apparatus designed to collect the oxygen produced. A stopwatch is started. Stopwatch क्यों भाई, भाई रेट ऑफ रिएक्शन में ये हो रहा है ना। The volume of oxygen is noted at regular time intervals. In experiment 2 to 8, the solutions are heated to different temperature. बच्चों टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और कह रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 रूम टेम्परेचर पर हुआ, और 2 से 8 जो एक्सपेरिमेंट थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये आपने डिफरेंट टेम्परेचर पर किए, ठीक है। बिफोर मिक्सिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस द डाटा कलेक्टेड इज यूज टू डिटरमिन हाँ, अब बेटा इस सारे डाटा से वो क्या करेगा, to find out the activation energy for the decomposition of H2O2 in the presence of Ki. Activation energy find out करेगा। State the independent variable। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है बेटा इंडिपेंडेंट। कौन सा होगा भाई इंडिपेंडेंट। कैसे पता चला कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बच्चों, कैसे पता चला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप इसको चेंज कर रहे हैं और टेम्परेचर, जी बेटा, तो आपका टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो ना बच्चों, रेट डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर ना, रेट डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट बढ़ता जाएगा, जितना टेम्परेचर कम करोगे रेट कम। तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंडेंट है, रेट इज डिपेंडेंट किस पर, टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। जी बेटा टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। स्टेट टू वेरिएबल्स दैट नीड टू बी कंट्रोल्ड। बेटा टेम्परेचर तो वेरिएबल है ही ना, वो तो आप चेंज करोगे, लेकिन कह रहा है अदर फैक्टर्स कौन से हैं। शाबाश, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, लेकिन अमाउंट से अच्छा है वॉल्यूम कहें। कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंसेंट्रेशन से अच्छा है वॉल्यूम कह दें, कि वॉल्यूम ऑफ H2O2 और वॉल्यूम ऑफ KI बेटा, इनको आपने कंट्रोल करना है। कंसेंट्रेशन भी एक्सेप्टेबल है, अगर आप कंसेंट्रेशन कहेंगे ये भी ठीक है, कि आपने कंसेंट्रेशन चेंज नहीं करनी है H2O2 की, और KI की अमाउंट भी आपने वेरी नहीं करनी। जितना KI पहले एक्सपेरिमेंट में था उतना ही दूसरे में, उतना ही तीसरे में, उतना ही चौथे में। लेकिन क्योंकि KI सोल्यूशन की फॉर्म में, तो इसलिए वॉल्यूम की बात कर लेते हैं बेटा। तो वही कैटलिस्ट KI है ना बेटा, तो आप KI का बता दो, ठीक है, कि आपने उनको चेंज नहीं करना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ H2O2 या कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2, और कैटलिस्ट जो बच्चों आपका है वॉल्यूम ऑफ KI, ये आपका कैटलिस्ट है बच्चों। सेम लेना है, ये नहीं है, ये ना हो कि एक एक्सपेरिमेंट में ज्यादा लिया और एक में कम। बच्चों कल मैं जो आपको कह रहा था ना एक सोल्यूशन बनाने का तरीका आता है, वो ये है बेटा वो क्वेश्चन जो हर पेपर में वो देता है आपको। जरा पढ़ लो इसको भाई, पढ़ लो, शाबाश। जी बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं हमारा। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। आप इस रिएक्शन में जो H2O2 यूज कर रहे हैं वो सोल्यूशन की फॉर्म में है ना। तो वो कह रहा है ऐसा ना हो कि एक एक्सपेरिमेंट में आपने सपोज 50 क्यूबिक सेंटीमीटर H2O2 लिया है, दूसरे में 51 ले लिया। तो जब 51 लेंगे तो कंसेंट्रेशन ही बढ़ेगी ना। तो इसलिए बेटा वॉल्यूम ज्यादा बेटर नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ H2O2 के सेम वॉल्यूम होना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ KI के सेम वॉल्यूम KI का होना चाहिए, ठीक है बच्चों।
करो, शाबाश बेटा, आप इस क्वेश्चन को जरा पढ़ लो, शाबाश, हरी अब। नेक्स्ट बेटा ये कह रहा है सी का वन के स्टेट हाउ द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल H2O2। ये बेटा बनाना है आपने, इसको मार्क करो। ये क्या कह रहा है, ये आपने बनाना है, ये आपको रिक्वायर्ड है बच्चों, दिस इज द रिक्वायर्ड। स्टूडेंट शुड प्रिपेयर 250 और कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर H2O2। किससे बनाना है बच्चों, फ्रॉम 0.5 मोल H2O2। ये आपको बेटा गिवन है, ये आपको गिवन है। आपको एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चों 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का, आपको एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का, और आपसे कह रहा है कि आप इसको डाइल्यूट करो। 0.5 को कितना डाइल्यूट करना है जरा बताओ बच्चों, 0.5 को कितना डाइल्यूट करना है, 0.1 तक लेके जाना है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लगाते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो ये डाइल्यूशन फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब किसी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट करना है। तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2। बेटा C से कंसेंट्रेशन बनेगा और V से वॉल्यूम, पहले ऐसे लिख दो, गिवन रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर्मूला है C1V1 C2V2। C स्टैंड्स फॉर कंसेंट्रेशन और V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है आपके पास कंसेंट्रेशन 0.5 मल्टीप्लाई में V1 आपको नहीं पता, आप कहेंगे ये क्या है भाई V1, ये V1 ये है बच्चों कि आपके पास ये 0.500 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर H2O2 है ना। और से सुनना जरा, आपको बच्चों ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि इसमें से कितना निकालना है भाई। ये जो 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर H2O2 आपके पास है ना, यहां पर है ना बेटा H2O2, इस 0.5 को आपने 0.1 करना है। तो भाई यहां से वॉल्यूम कितना निकालोगे, कितना वॉल्यूम यहां से निकालोगे, ये आपने बेटा फाइंड आउट करना है। तो इसलिए V1 इज अननोन। रिक्वायर्ड क्या है, क्या बनाना चाहते हो बच्चों, रिक्वायर्ड है आपके पास कि आप 250 सॉरी कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का बनाना चाहते हो, वॉल्यूम कितना रखना चाहते हो 250 बच्चों, ये आपको रिक्वायर्ड है। तो V1 पहले निकालो, V1 इज इक्वल टू 0.1 250 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपके पास V1 आ जाएगा। बच्चों इतना हमें पता चल गया है कि जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन था ना, इससे आप 50 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालोगे। कितना निकालोगे, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब जरा इसको लिख लो बच्चों यहां पर। अब देखो वो ये कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोल, गिव द नेम एंड कैपेसिटी ऑफ एनी की अपरेटस शुड बी यूज। आपने बेटा अपरेटस का नाम भी बताना है, उसकी कैपेसिटी भी बतानी है कि उस अपरेटस का के अंदर आप कितना वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, अपरेटस का नाम भी बताना है। तो भाई 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, या तो दो दफा पिपेट यूज करो, लेकिन आप ब्यूरिट यूज कर लो एक ही दफा, एक दफा ब्यूरिट यूज कर लो ना। ठीक है बच्चों, तो आप ये बताओ कि यूज 50.00 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्यूरेट। आपको पता है ना ब्यूरेट को आपने जब भी वॉल्यूम लिखना है 2 डेसिमल प्लेसेस टू मेजर आउट। ठीक है, टू मेजर आउट 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर H2O2। ठीक है बेटा, इस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से आपने 50 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालना है विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट। और क्या करना है बच्चों इसको, एंड ट्रांसफर इट इनटू, बेटा टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए था 250, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। बेटा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कल भी बताया था, जब भी कोई सॉल्यूशन बनाना हो यू विल यूज दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये लॉन्ग नेक फ्लास्क होती है, ये बेटा सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है ना, इस तरह की।
बेटा आपने ये 250 वाली लेनी है और उसमें ये 50 डाल दिया भाई। अब भाई बाकी क्या करो, बाकी वाटर डालो, तभी तो डाइल्यूशन होगी, बाकी वाटर डालना है बेटा। बेटा 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पिपेट नहीं होती ना बेटा, तो ब्यूरेट ही होती है, तो आप ब्यूरेट ले लेंगे। पिपेट लेंगे 25 वाली, वो 2 दफा यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ब्यूरेट से 1 दफा ही हो जाएगा। एक्यूरेसी दोनों की सेम है। अब आपने बेटा यहाँ पर अभी कितना डाला है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। और भाई आपने इसको यहां तक फुल करना है, बाकी क्या करेंगे, बाकी वाटर डालेंगे। एड डिस्टिल वाटर टू द फ्लास्क अप टू 250 क्यूबिक सेंटीमीटर मार्क। ये निशान लगा होगा बेटा यहाँ तक। उसको फिर बेटा आपने शेक करना है। शेक वेल आफ्टर स्टॉपिंग दी। ऊपर स्टॉपर लगाना है आपने। आपने ना ऊपर स्टॉपर लगाना है। आफ्टर स्टॉपिंग द फ्लास्क टू मेक होमोजेनियस सोल्यूशन। बच्चों ये मुफ्त के मार्क्स हैं, हर पेपर में पूछता है। तो आपने ये डालने के बाद ऊपर स्टॉपर लगाना है, उसको इस तरीके से शेक करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि एक होमोजेनियस सोल्यूशन आपका बन जाए, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों। खैर अच्छा, ये भी वो क्वेश्चन है जो हमेशा आता है 1 नंबर का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉजेज आई एंड स्किन इरिटेशन। स्किन इरिटेशन हो रही है और आई इरिटेशन है। स्टेट व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन इन C1 अदर देन वेयरिंग गॉगल्स। बेटा गॉगल्स के अलावा क्या करेंगे? गॉगल्स से तो आपकी आंख बच जाएगी, स्किन इरिटेशन से कैसे बचेंगे? सिर्फ ग्लव्स नहीं लिखना, केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स। उजैमा बिल्कुल ठीक लिखा है, केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स। तो यूज केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स। ये बेटा इस तरह का 1 नंबर लाजमी आएगा, ठीक है। जल्दी से बेटा ये कर लो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वो देखना होता है वो कितने डेसिमल प्लेसेस पे कह रहा है बेटा। कह रहा है स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट 1 to 8। अच्छा पहले हम थोड़ा सा खुद देखते हैं डाटा बेटा, 1 मिनट डाटा जरा खुद देखते हैं थोड़ा सा। मुझे आप लोग एक बात बताओ बच्चों, अभी छोड़ दो 1/t को भी और लॉग को भी। 20 डिग्री पर रेट क्या आ रहा है देखो। 20 डिग्री पर रेट क्या है, 5.75 टाइम्स 10⁻⁻⁶। 25 डिग्री पर बेटा क्या रेट है, 7.94 टाइम्स 10⁻⁻⁶। रेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? एक बच्चा कह रहा है कि सर हमने 50 क्यूबिक सेंटीमीटर का सिलेंडर क्यों नहीं यूज किया बेटा। ये जो मेजरिंग सिलेंडर होता है ना, ये एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं मेजर करता। ओ लेवल्स, ये ओ लेवल्स का क्वेश्चन है ये भी, कि वहां वो पूछता है टू मेजर द एक्यूरेट वॉल्यूम विच apparatus इज यूज्ड, मेजरिंग सिलेंडर और ब्योरेट या पिपेट। भाई ब्योरेट और पिपेट यूज किया जाता है टू मेजर द एक्यूरेट। आप कहेंगे सर एक्यूरेट हमें क्या बता, ओ भाई जब भी सॉल्यूशन बनाना होता है तो आप एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करते हैं, और एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करने के लिए यू हैव टू यूज ब्योरेट या पिपेट। मेजरिंग सिलेंडर तो नहीं यूज करेंगे। जब कोई चीज एक्सेस में डालनी हो देन यू कैन यूज दी मेजरिंग सिलेंडर। जब एक्सेस में कोई चीज डालनी है देन आप मेजरिंग सिलेंडर यूज करो। अच्छा बच्चों 25 डिग्री पर देखो रेट बढ़ गया है। 30 डिग्री पर रेट और बढ़ गया, चेक करो जरा, चेक करो बच्चों, यस और नो कर दो। 30 डिग्री पर रेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? 10⁻⁻5 हो रहा है ना। 35 डिग्री पर क्या हो रहा है बच्चों? 35 डिग्री पर क्या हो रहा है? 1.45 टाइम्स 10⁻⁻⁵ रेट आपका बढ़ रहा है। और 39 पर बेटा रेट आपका और इंक्रीज हो गया है ना। तो ये आपको एक ट्रेंड तो चले नजर आ रहा है यहां से। अच्छा, अब आप इस तरह करो बच्चों की जो टेम्परेचर है ना, इसको 1/t पर केल्विन, इसको 1/1/2/293। क्या आंसर आ रहा है वो निकालते जाओ बेटा, लिखते जाओ इधर, ठीक है। टाइम में चाहता हूँ मैं तो बेटा डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखने लगी आंसर आ रहे हैं।
और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 0.00341, 0.00336, 0.00330, 0.00325, 0.00321, 0.00313, 0.00308, 0.00305। बच्चों इसका लॉग ले लो, बस लॉग ले लो भाई, सिंपल। लॉग ऑफ 5.75 टाइम्स 10⁻⁻⁶ माइनस 5.24 माइनस 5.10 माइनस 4.93 माइनस 4.84 माइनस 4.66 माइनस 4.43 माइनस 4.28 माइनस 4.20। 3.41 टाइम्स 10⁻³ बेटा इस तरह लिखेंगे फातिमा, फसीहा फातिमा। 3.41 टाइम्स 10⁻³ अच्छा बच्चों, कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉग ऑफ इनिशियल रेट एंड 1/t, use a cross and plot each data point, draw a line of best fit, circle the point on the graph you consider to be the most anomalous, suggest one reason why this anomaly may have occurred during this experimental procedure। तो चूंकि मैंने प्लॉट करने की कोशिश की, जरा चेक करो। आप लोग ने अगर प्लॉट नहीं किया तो कर लो, शाबाश। अक्सर बच्चों के पास तो होगा प्रिंट आउट, है ना। अगला पार्ट देखो जो कि काफी ट्रिकी होता है। कह रहा है सजेस्ट वन रीजन व्हाई दिस एनोमली मे हैव अकर्ड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक तो बेटा आपको देखो, मेरी बात सुनो, बात दफा इस तरह आ रही होती है, वो एनोमलीज नहीं होती ऐसे। ये एनोमली नहीं है, काफी अवे होगी तो वो एनोमली होगी, ठीक है ना। ये एनोमलीज नहीं होती बेटा जो बिल्कुल साथ साथ लाइन की आ रही है, नो। अच्छा, ये जो एनोमली है जो मैंने बेटा इसको सर्कल किया, ये कौन सी प्लॉटिंग पर आ रही है, चेक करोगे जरा। ये 1 2 3 4 चौथे पर आ रही है बेटा। 1 2 3 4 चौथे पर आ रही है ना। पहले देखो यहीं पर आ रही है, चेक करना जरा। फिफ्थ पॉइंट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 1 2 3, चौथा नहीं है बेटा। फिफ्थ कैसे है जारिफ, चौथा है बेटा, फोर्थ पॉइंट पर आ रही है। असल में ना इन वैल्यूज के साथ देखना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप बेटा इनकी ओरिजिनल को देखा करो। मतलब सेल्सियस और इनिशियल रेट इसको देखो तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। ट्रेंड जरा देखो, जरा नेबरिंग पॉइंट्स देखो, नेबरिंग पॉइंट्स कि नेबरिंग पॉइंट्स का क्या ट्रेंड आ रहा है। 20 डिग्री पर ये था, 25 पर बेटा ये था, 30 पर ये था, 35 पर, मतलब रेट तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट बढ़ रहा है ना। फिफ्थ बन रहा है, एक मिनट भाई, -4.84। बेटा फोर्थ बन रहा है ना, फिफ्थ कहाँ से बन रहा है भाई, क्यों कंफ्यूजन डाल रहे हैं। ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चौथा पॉइंट है ये। आपने अरीबा, इसका मतलब है कि ग्राफ ही ड्रॉ नहीं किया। आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ग्राफ कहाँ से बन रहा है। अरीबा आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया बेटा, प्लॉट किया इसको। अरीबा आपने ये प्लॉट किया बेटा, तो कहाँ से पहली वैल्यू कहाँ पर आई है। अच्छा अब बेटा देखें, आपने ये देखना है कि ये किस वजह से खराब आ रहा है ना। ये देखो ये 4 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, 4.84 वाली वैल्यू जो है ना, 4.84 वाली वैल्यू काउंट कर लो ना कहाँ पर आ रही है, आपको समझ आ जाएगा। ये आ रही है बेटा 1 2 3 4, ये आपकी वैल्यू जो है ना एनएमएलएस पॉइंट है। अब आप जरा इस पे सोचो भाई खुद कि ऐसा क्या हो सकता है बच्चों।
देखो, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर बेसिकली, टेम्परेचर की वजह से सारा ये चेंज हो रहा है ना। तो अब होना ये चाहिए था स्टूडेंट्स कि आपका ये जो पॉइंट है ये इधर आना चाहिए था ना, इधर आगे आना चाहिए था, लेकिन ये पीछे आ रहा है, इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा बच्चों, इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा। तो आपने कहां पर गलती की है, जरा सोचो ना, कहां गलती की है भाई। अब जरा सोचो बेटा, कहां गलती की होगी आप लोगों ने। क्या मैं अगर आपको ये कहूं कि ये आपका रेट आ गया, बेटा ये लैग हो रही है मेरी स्क्रीन स्टूडेंट्स? नहीं बेटा, आप अपना नेट चेक करें। नहीं, बाकी बच्चे कह रहे हैं नहीं। अच्छा बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये टेम्परेचर ना थोड़ा सा आगे आना चाहिए था ना, ये टेम्परेचर थोड़ा सा आगे आना चाहिए था इधर। प्लॉट देखो ना, ये एनोमली पीछे आ रहा है, इस पॉइंट को, इस एनोमली को लाइन के ऊपर आना चाहिए था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो यहां पर गलती की है, जो आपने बेटा यहां पर गलती की है वो ये कि टेम्परेचर था कम, टेम्परेचर कम था और आपने इसको हाइयर टेम्परेचर नोट करके लिख दिया। मतलब यहां पर टेम्परेचर देखो, ये 35 है ना, 35 सेल्सियस, यहां पर 35 आ रहा था। तो आपने कम टेम्परेचर को, आपने इस तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस को 35 पढ़ लिया। बेटा डाइल्यूशन यहां कहां से आ गया बच्चों, डाइल्यूशन कहां से आ गया इधर? यहां तो ये रेट और टाइम है बच्चों, रेट और टेम्परेचर है, रेट और टेम्परेचर है बच्चों। आपने इन दोनों में से बताना है कि आपने इन दोनों में से रीडिंग कहां पर गलत की है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों आपने यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेम्परेचर, उसी का चांस ज्यादा है कि आपने लोअर टेम्परेचर को हाइयर टेम्परेचर पढ़ लिया होगा। देखो ना कैसे कैसे, इसलिए कि इस एनोमली को बेटा इस लाइन के ऊपर आना चाहिए था, मतलब ये एनोमली राइट साइड पर आनी चाहिए थी, हाइयर टेम्परेचर पर आना चाहिए था ना। लो टेम्परेचर पर आ रहा है, इसका मतलब है ये जो आपने रीडिंग ली है ना, ये लो टेम्परेचर पर ले ली है, आपने ये रीडिंग लो टेम्परेचर पर ली होगी। ठीक है, तो अब बेटा यहां पर लिखने का तरीका ये है, इसको देखो, जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज हायर देन एक्चुअल टेम्परेचर। नहीं बेटा एम एन, ये लाजमी नहीं है कि जो एनॉमली है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी या वाई पर, ये आपको हर एक्सपेरिमेंट में देखकर बताना होगा, ये आपको हर एक्सपेरिमेंट में देखकर बताना होगा। ठीक है, और ये पार्ट थोड़ा होता भी ट्रिकी है बच्चों, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि आप ये 1/t और लॉग वाली वैल्यूज को छोड़कर इन वैल्यूज को देखें, जो थोड़ी सी आपको आसान वर्डिंग में लग रही हैं, मतलब नंबर्स में। तो आपको समझ आ जानी चाहिए भाई कि रेट जो आपने मेजर किया है ना, ये 35 डिग्री पर, इस एनॉमली से पता चल जाना चाहिए कि भाई ये लो टेम्परेचर पर आपने मेजर किया है और वहां पर शो ज्यादा कर दिया है। ठीक है, तभी मैंने यहां लिखा है कि जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो हाइयर है देन दी एक्चुअल टेम्परेचर। नेक्स्ट पार्ट पर आओ बच्चों, कह रहा है डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स यू यूज इन योर कैलकुलेशन, दीज मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो देखो, मैंने यहां पर एक ये लिया था बेटा पॉइंट, एक ये लिए, ये दो पॉइंट्स लिए। ठीक है बेटा, एक को मैंने यहां पर x1 और इसी के सामने जो पॉइंट आ रहा है इसको y1। बेटा एक को मैंने यहाँ x2 और इसके सामने जो आ रहा है इसको y2। और यहां पर बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, ये चेक कर लें जरा।
बेटा कंसंट्रेशन ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, उसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर चीजें हैं उनमें से किसी एक के साथ रिलेट करना है। वाई एक्सिस पर रेट है, एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर है, तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, उसके साथ कैसे रिलेट करोगे? अच्छा बच्चों ये देखो, ग्रेडियंट निकालना था, राइज अवर रन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बेटा अभी इस क्वेश्चन पर आ जाओ फिलहाल। ये बेटा मैंने माइनस किया है, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। जरा सुनो, उसने कहा था, बेटा उसने कहा था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दो। आप जरा आंसर निकालें, आपका इसमें आ रहा है भाई 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ रहा है। इसको 3 में कैसे लेके जाएंगे बच्चों? 4 को 3 में कैसे लेके जाएंगे बच्चों? देखो, उसने कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आपका आ रहा है -2866। आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पर। अच्छा ये देखो बच्चों, इसमें जो फर्स्ट है वो 2 है, फिर 8 है, फिर 6 है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। जो फोर्थ आपका सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, वो क्या है? 6 है। क्या ये 5 से बिगर है या स्मॉलर है बच्चों? क्या ये 5 से बिगर है स्मॉलर है? बिगर है। बेटा अगर ये 5 से बिगर है तो इसके साथ क्या करेंगे भाई हम? तो आपने 5 से बिगर आ रहे हैं ना बेटा, ये फोर्थ डिजिट जो है, फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर इज बिगर देन 5। ये बेटा 5 से बिगर है, तो अब आपने राउंडिंग रूल लगाना है। राउंडिंग रूल ये है, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने आंसर देना है। तो बेटा ये 6 तो हो गया खत्म। यहां से इसको आप 1 नंबर बढ़ा दो, यहां से इसको 1 नंबर बढ़ा दो बेटा। 2 8, अगर ये, अब आपका क्या आ रहा है बेटा? 2 8 6 के बजाय हो जाएगा 2 8 7 -2870, ये आएगा बेटा। ठीक है, जो आखिर में जीरो आ रहा होता है ना बेटा, ये बेटा एक बच्चा है, ये एस एक कंप्यूटर के नाम से। बेटा आप जरा मुझे व्हाट्सएप करें पहले, बेटा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें पहले। बेटा ये जो आखिर में जीरो आ रहा है, ये तो आपका सिग्निफिकेंट काउंट नहीं हो रहा ना, बस ये है। तो इसलिए बेटा इसको मैंने ऐसे लिखा है -287। ठीक है, तो 4 डिजिट जो है ना वो 5 से ग्रेटर है। तो आपने बेटा बस क्या करना है, यहाँ पर जो थर्ड डिजिट है उसको राउंड करना है। अगर बेटा 4 डिजिट आपका लोअर होता है, एक बच्चा पूछता है अगर आपका 4 डिजिट जो है, चौथा डिजिट 5 से कम होता, तो फिर आपने थर्ड डिजिट को एज इट इज रखना था। 2860 ही करना था। ठीक है ना, 2860 जी असद अली, 2840 सॉरी। अगर आपका थर्ड डिजिट अगर इस तरह होता ना, 2842 864, अगर ऐसे होता। देखो ये जो आपका डिजिट है, अगर ये उससे कम आ रहा है ना, 4 से कम आ रहा है, तो बस बेटा आपने फिर इसको अनचेंज रखना है, फिर थर्ड डिजिट को आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है ना, फिर थर्ड डिजिट चेंज नहीं होगा, बस 2860 हो जाएगा। The relationship between the log of initial rate and 1 by t is given by the expression log of initial rate is equal to constant minus EA divided by 2.303 RT. Y is equal to C plus mx। बेटा ये y एक्सिस पर रेट है, C आपका कांस्टेंट है बच्चों। x एक्सिस पर क्या था? 1/t नहीं था क्या? 1/t था। x एक्सिस पर 1/t था। तो ये स्लोप आपका ये आ रहा है बेटा, m ये आ रहा है ग्रेडियंट, -EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर। बेटा आपका m ये आ रहा है -EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर। और स्टूडेंट्स m तो आप निकाल चुके हो भाई, ग्रेडियंट वो क्या आ रहा है? आपका ग्रेडियंट आ रहा है माइनस, बेटा आपका ग्रेडियंट क्या आ रहा है ऊपर देखो ना, m की वैल्यू ये, दिस इज m ना,
-2870 minus EA divided by 2.303. R is the general gas constant, 8.31. -2870 times 2.303 times 8.31 माइनस ई ए। बेटा माइनस तो दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। ई ए का जरा आंसर निकालो, क्या आएगा? 2870 इंटू 2.303 इंटू 8.31, ये आ रहा है आपके पास 5492.859। मैं आपको बताऊं बेटा, ये किलो जूल्स में नहीं आ रहा। आप कहेंगे हमें कैसे पता? बेटा ये जो आर होता है ना, आर, इसकी यूनिट क्या होती है? 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल। आर की यूनिट जूल्स में आ रही है ना, तो ये जूल्स में है बेटा, ये जूल्स में आ रहा है। तो अब आपको किलो जूल्स में लेके जाना है, तो डिवाइडेड बाय 1000। फिर आपके पास आ रहा है यहां पर 54.92। यस, 54.9। फिर इसका आंसर ये आ रहा है 54.92। तो आप इसको लिखेंगे बेटा यहां पर 55.0, ठीक है ना, किलो जूल्स पर मोल। ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। ग्रेडियंट में बेटा रेंज होती है, ग्रेडियंट में रेंज होती है। सर वुड नॉट यूज राउंड ऑफ 2870। कर लिया ना बेटा, मैंने 2870 ही लिया है। कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है? 2870 ही तो लिया है बेटा। बेटा ग्रेडियंट में रेंज होती है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ग्रेडियंट में रेंज होगी, वो अलाउ करेगा आपको, ठीक है ना। क्या फिजिक्स में वो आपको, केमिस्ट्री के पेपर में वो आपको रेंज नहीं देता, लेकिन फिजिक्स में रेंज देता है या नहीं देता? बताओ बताओ जरा। हाँ बच्चों, केमिस्ट्री के पेपर में वो रेंज मेंशन नहीं कर रहा होता, लेकिन मुझे बताओ फिजिक्स में देता है ना रेंज। तो बस फिर परेशान होने की क्या बात है भाई, यहाँ पर भी आपको वो अलाउ कर रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट द इन्वेस्टिगेशन। State whether the data from the investigation is reliable. Justify your answer. जी बच्चों, रेंज होती है बेटा। मरियम आप पता नहीं आप कौन से पेपर देख रही है, बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं रेंज होती है, आप कह रही नहीं होती। फिजिक्स में भी मेंशन। बेटा कह रहे इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट द इन्वेस्टिगेशन, स्टेट वेदर द डेटा फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इज रिलायबल, जस्टिफाई योर आंसर। नहीं बेटा, क्योंकि इसमें एक एनोमली आ रही है ना, एक इसमें बेटा क्या आ रही है, एनोमलस पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए ये डाटा आपका जो है ना, ये जो डाटा है एप्लीकेबल वो नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा। नो, बिकॉज देयर इज एन anomalous point on the graph। बेटा एनोमली हमेशा होती है, और अभी शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी एनोमली को रीजन पिक आउट करने में, कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। लेकिन आप जैसे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा भाई कि आपने किस फैक्टर की बेस पर करना है, ठीक है। ज्यादातर जो वो एनॉमली पूछ रहा होता है उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, समटाइम्स स्टॉप वॉच, अगर उसने कहीं पर टाइम लिया हुआ है तो वो। आप आगे आगे पेपर सॉल्व करते जाए, आपको खुद आइडिया होता जाएगा भाई कि आपने एनॉमली को कैसे जो है ना उससे डील करना है। पेपर ये इतना मुश्किल नहीं था बेटा। कल का पेपर भी मैं अभी आपको सेंड करता हूँ, कल वाला पेपर जो आपने सॉल्व करना है। ये भी देखिए कौन सा किया है हमने, ये भी हमने किया है ना, मई जून 2022 का, ठीक है।
तो कल के लिए मैं आपको बेटा सेंड करता हूँ पेपर एक। फिर अभी आपको सेंड करता हूँ, ठीक है? ठीक है बच्चों। और भाई बराए मेहरबानी पेपर फोर भी कर ले, पेपर फोर कर ले। मैं भी कोशिश कर, चले आपको पेपर फोर फाइव दोनों सेंड करता हूँ। पेपर फाइव कल हम डिस्कस कर लेंगे, और पेपर फोर आपने घर में करना होगा, ठीक है बच्चों? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।